नमस्कार। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी एक बार फिर से अपना मुस्लिम कार्ड लेकर सामने आ गए हैं। उनको फिर से उन्हें मुस्लिम खतरे में दिखाई दे रहा है, फिर से उनको इनटॉलरेंस नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। सबसे पहले इनके बैकग्राउंड में चलते हैं, इनके पारिवारिक इतिहास पे चलते हैं कि इनका पारिवारिक इतिहास कितना गद्दारी भरा रहा है। इन्होंने देश के साथ किस तरीके से धोखा, मक्कारी, झूठ फरेब किया है। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं इनके दादा से। इनके दादा का नाम था मुख्तार अंसारी। तो मुख्तार अंसारी 1918 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। फिर 1920 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने। ये वही मुस्लिम लीग है जिसके प्रेसिडेंट बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं। और जिन्ना जो कि पाकिस्तान का फाउंडर है, और जिन्ना की वजह से ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जिन्ना की ही थ्योरी थी जिसे हम टू नेशन थ्योरी बोलते हैं, और वो थ्योरी ये कहती है कि मुस्लिम और हिंदू एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि उन दोनों का सभ्यता अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का सिविलाइजेशन अलग है, और दोनों एक साथ मिलकर रह ही नहीं सकते। इसके लिए मुस्लिम के लिए अलग देश की उन्होंने मांग की और बाद में मुस्लिम लीग बनी। तो अब हम वापस आते हैं पहले उनके दादा पे। तो इनके दादा जो 1918 में उसी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, फिर 1920 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने, और देश में मुसलमानों को भड़काने का इन्होंने सालों साल काम किया, और एक अलग देश बनाने के लिए माहौल, अलग देश बनाने के लिए, या कहें तो पाकिस्तान बनाने के लिए उन्हें माहौल तैयार किया। फिर वही इनके दादा मुख्तार अंसारी 1927 में बनते कांग्रेस प्रेसिडेंट। गांधी जी के चहेते बन जाते हैं कुछ दिनों तक, और फिर ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन के भी ये कांग्रेस के अंदर से ऐसी बातें शुरू करते हैं कि मुस्लिम कैसे रहेंगे, कैसे डर का माहौल बनेगा, कैसे इन्होंने रूल किया सालों साल, और जिसका गांधी जी ने बहुत समर्थन किया, नेहरू ने समर्थन किया, और बाद में यही सारे कारण मिलकर देश के बंटवारे का कारण बना। अब दादा से आते हैं हम इनके भाइयों पे। इनके दो भाई, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और सारे राज्य को सरदार पटेल भारत में मिला रहे थे, एक्सेशन कर रहे थे, तो जो हैदराबाद की रियासत थी, हैदराबाद का जो निज़ाम था, उसने मना कर दिया था भारत में मिलने से, और उसने लड़ाई छेड़ दी थी। तो हैदराबाद के निज़ाम की तरफ से मुख्तार अंसारी, ये हामिद अंसारी के दो बड़े भाई, उसकी तरफ से भारत के खिलाफ लड़े, और फिर वो पाकिस्तान चले गए। अब बात आते हैं, अब हामिद अंसारी पे आते हैं। हामिद अंसारी को देश ने क्या कह दिया, कैसे इनको पाला पोसा, इनको पुचकारा, इनको सब इज्जत दी, इनको सब कुछ दिया। कैसे कैसे मैं बताता हूँ। ये यूएई के एम्बेसडर रहे, ये अफगानिस्तान के एम्बेसडर रहे, सऊदी अरब के एम्बेसडर, ईरान के एम्बेसडर। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको नोट कराता चलूँ कि जिस समय ये 2 साल ईरान के एम्बेसडर थे, उस समय इन्होंने एक ऐसी गद्दारी की। इन्होंने जो हमारे इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर थे, जो रॉ के जो खुफिया ऑफिसर थे, उनकी जानकारी इन्होंने वहाँ के नेशनल गार्ड, जो उनकी वहाँ की आर्मी होती है, उसके साथ इन्होंने शेयर किया, और जिसकी वजह से दो बड़े ऑफिसर और कुछ और ऑफिसर भी वहाँ पर मारे गए। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये एक बड़े रॉ के ऑफिसर ने अपनी एक बुक पब्लिश की है। उसने अपने बुक में ये हामिद अंसारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। अब आगे बात आते हैं कि 2000 ये इतने हाई कमिश्नर और एम्बेसडर रहने के बाद फिर ये 2002 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। फिर ये 2002 से 7 में फिर ये माइनॉरिटी कमीशन के हेड रहे। इतना कुछ होने के बावजूद अब इनको इतना कुछ देश से मिला, और जब लास्ट डे था इनका रिटायरमेंट का एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, तब इन्होंने राग अलाप दिया कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान डर के माहौल में जी रहा है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये क्यों मुसलमानों को डरना चाहते हैं, और क्यों इनको लगता है कि इस्लाम खतरे में है। क्योंकि ये इस बात को जानते हैं कि जो इज्जत इनको यहाँ पे मिल रही है, या यहाँ पे जितने मुस्लिम जो क्रिश्चियंस हैं और भी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं,
वो उनको जो जिसको माइनॉरिटी बोलते हैं उनको जितनी इज्जत यहाँ पर मिल रही है भारत में, आप अगर देखें तो अफगानिस्तान में हिंदुओं का और सिखों का क्या हाल है। वो बेचारे अभी भाग के, अभी जब अफगानिस्तान में ये हाल हुआ तो सब भाग के इंडिया में आए हैं। पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का। जब पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ उस समय वहाँ पर जो ऑफिशियल जो आंकड़ा है 1947 का, सॉरी 1951 का, वो वहाँ पर करीब 9.5-10% के आसपास हिंदू थे। और आज की डेट में कितने, आज की डेट में सिर्फ 1.5% हिंदू रह गए। क्या हुआ बाकियों का, क्या हुआ, क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? या तो उनको मार पीट के भगा दिया गया, या उनकी हत्याएं कर दी गई, या उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया, उनकी बहू बेटियों को उठा लिया गया। क्या यहाँ पे हो रहा है मुसलमानों के साथ ऐसा? यहाँ पर तो देखिए, जब भारत विभाजन हुआ तो करीब ये 4-5% थे, और आज की डेट में जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो तो 16-17% का कहता है। लेकिन जो अनऑफिशियल आंकड़ा है अभी जो 2021 का सेंसस होगा, सॉरी, तो उसमें आएगा, आप देखिएगा कि करीब ये 25% से भी ऊपर, या मैं तो कहूँगा कि 30% प्लस जो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर है। यहाँ पे ये 4 गुना तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे ये 4 गुना जनसंख्या इनकी बढ़ रही है, और फिर भी ये डरे हुए हैं, फिर भी ये दबे हुए हैं, फिर भी ये डरे हुए हैं, इनको डर लग रहा है। अब एक बगल में हम चले जाते हैं यहाँ पर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कितनी पॉपुलेशन थी आज़ादी के टाइम पे? वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन थी 20% के आसपास। आज कितनी है? 7%, 6%। और क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे, आप पिछले दिनों आपने देखा कैसे मंदिरों में आग लगाया जा रहा है, कैसे हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है। और देशों में और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। क्या हामिद अंसारी ये बात बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या कोई हिंदू उपराष्ट्रपति बन सकता है? आपका जवाब होगा नहीं। क्या कोई माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बन सकता है? नहीं। आर्मी हेड बन सकता है? नहीं। चीफ जस्टिस बन सकता है? नहीं। यहाँ पे अब आप इंडिया में आ जाइए, क्या वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? बन सकता है। प्रेसिडेंट बन सकता है? बन सकता है। बन सकता है क्या, बना हुआ है। देश ने दो मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट ये खुद 10 साल रहे हैं, और मुस्लिम बड़े बड़े पोस्टों पे रहे हैं। संविधान की अगर बात करें तो संविधान में किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है कि कोई मुस्लिम किसी पोस्ट पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के संविधान में चले जाएं तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, और भी बहुत सारे पोस्टों पे आर्मी के हेड नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब देश के अंदर ही जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं। हाँ, और एक बात बताता हूँ, कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम बन चुके हैं। लेकिन हामिद अंसारी को यहाँ पे डर क्यों नज़र आता है? तो हामिद अंसारी को डर इसके लिए नज़र आता है क्योंकि जब से 2014 में सरकार चेंज हुई है, तब से बहुत सारे जो ये खुलेआम ये एक तरह से गुंडागर्दी करते थे। हाँ, गुंडागर्दी से याद आया, इनके भतीजे, इनके 2 भतीजे, अब भतीजों पे आ जाते हैं। ये मुख्तार अंसारी, ठीक है, जो कि अभी जेल में पड़े हुए हैं। इनके ऊपर हजारों हत्याओं के आरोप है ऐसे कि इन्होंने दंगा तक कराया, दंगों में हजारों लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन ये कि जो कॉन्स्पिरेटर होता है उसके ऊपर इतने चार्ज नहीं लगते हैं, और वो जितने भी चार्ज लगते हैं फिर भी इनके ऊपर बहुत मुकदमे हैं। तो और एक इनके जो दूसरे भतीजे हैं अतीक अहमद, वो भी जेल में है। तो ये जो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये जो दोनों नाम हैं, ये एक तरह से खौफ का और अत्याचार का, गुंडागर्दी का इतना बड़ा प्रतीक है, इतना बड़ा ये एक तरह से सिंबल है कि इनके नाम से यूपी और बिहार में लोग कांपते थे। ये इनका हाल था। और क्योंकि अब ये इतने टाइम से जेल में, तो खैर बीजेपी की सरकार आने से पहले भी बंद थे, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, और मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी बंद थे। क्यों? क्योंकि पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि सरकार इनको बाहर रख ही नहीं सकती थी। हाँ, लेकिन जेल के अंदर इनको सहूलियत पूरी मिलती थी, साम्राज्य इनका जेल के अंदर से भी चलता था। लेकिन जब से सरकार बंद हुई, तब से जेल के अंदर से इनका साम्राज्य चलना बंद हो गया। इनको प्रोटेक्ट करने वाले जो हामिद अंसारी हैं, वो इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ से भाग के
पंजाब पहुंचे, पंजाब में करीब 2-3 साल वहाँ पर ये बचे, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑर्डर करवा के फिर इनको लाया गया। फिर इन्होंने राग अलापा कि अब मुझे मार दिया जाएगा और मुझे जान से मारने की कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन अभी तक जिंदा ही है। आप देख लीजिए। तो इनके जो सपने हैं, इनके जो मंसूबे हैं, वो कामयाब हो नहीं पा रहे। इनकी एज हो गई है 80 के आसपास। अब बुढ़ापे में जब ये रात को सोते होंगे तो इनको सपने आते होंगे अपने बाप दादाओं के, कि इनके बाप दादाओं ने बोला था कि भैया जब पाकिस्तान बन जाएगा तो हम 2-4-10 सालों में वहाँ पे फौज खड़ी कर लेंगे और फौज खड़ी करके इंडिया पे हमला करेंगे, और जब इंडिया पे हमला करेंगे तो हम इसके बाद इंडिया को दारुल इस्लाम बना देंगे। दारुल इस्लाम बना देंगे तो उसके लिए ये इंडिया में रुके थे, अदरवाइज ये भी पाकिस्तान चले गए होते। इनका आधा खानदान तो इनका पाकिस्तान चला गया, ये बचे ही इसके लिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो जो कि अब तक तो इनको लग रहा था कि चलिए धीरे ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है, अपने मंसूबों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब 2014 से इनके कोई मंसूबे कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। इनके दोनों भतीजे भी जेल में हैं और इनको लग रहा है कि अब मारे जाएंगे, तब मारे जाएंगे। तो अब ये एक तरह से मैं इनको बोलूँगा कि ये पॉलिटिकल गुंडे हैं, पॉलिटिकल मक्कार जो होते हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग, ये उनमें इनका नाम है। इनको मैं ऐसी संज्ञा दूंगा कि जो सुअर होता है ना, सुअर, उसको आप चाहे घर में रख लीजिए, चाहे उसको गद्दे पे सुला दीजिए, चाहे उसको बहुत मॉडर्न सुविधाएं दे दीजिए, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो नाली में उतर जाएगा और नाली में उतर के वो अपनी जो है जो उसकी आकांक्षा है वो पूरी कर लेगा। गंदगी चाट के, गंदगी खा के अपनी आकांक्षा पूरी कर लेगा। तो हामिद अंसारी का भी ऐसा ही है, जैसे ही इनको मौका मिलता है ये गंदगी में उतर जाते हैं और ये अपना काम कर लेते हैं। जय हिंद।